हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अभी जो है एक टेस्ट चल रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा इसको लेट हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट थी यूपी सुपर टेट के लिए। हर संडे यूपी सुपर टेट के लिए भी जो है फ्रेंड्स अब टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में एक मिनी टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है जिसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहेगा। तो वही टेस्ट चल रही थी, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बिहार के बच्चे भी हैं जो उस टेस्ट को दे रहे थे, ठीक है, तो हम उनका वेट कर रहे थे। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। आप लोग भी जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक से जो है वो टेस्ट दे सकते हो। हर हफ्ते 12 बजे जो है वो टेस्ट होनी है, ठीक है, और आप लोग भी आमंत्रित हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसका एक वीडियो बनाया है, ठीक है, उसके नीचे में उसकी लिंक है, उसके फॉर्म भरने की लिंक, उसको भर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा। चलिए तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में आप लोगों ने 1100 प्लस जो है बच्चों ने लाइक्स कर दिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। और मैं देख रहा था कि काफी सारे बच्चे जो है जो यहाँ पर में वेट कर रहे थे वो लोग क्विज भी कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है, उसके जवाब आप लोग मेरे को कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन पर देखकर। मेरे को एक बात बताओ, माउंट किलिमंजारो कौन से जो है महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? आपको क्या लगता है माउंट किलिमंजारो सबसे कौन से देश की कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी से। माउंट किलिमंजारो, आप लोग आंसर यहाँ पर यहाँ देख पा रहे होंगे, अफ्रीका के अंदर में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, माउंट कोसियास्को कहां पर में है? माउंट कोसियास्को, तो देखिए माउंट कोसियास्को जो है फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर में मानी जाती है इसको, माउंट क्यूसियास्को। और ओशियाना का मान लिया जाए पूरा का पूरा तो पंकक जया होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये जो ऑस्ट्रेलिया द्वीप है केवल, ठीक है, उसके अंदर में जो है माउंट कोसियास्को है। वही अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई आप लोगों का जो है माउंट मैकिनले, ठीक है, कहाँ की है? तो मैकिनले, ठीक है, मैकिनले देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनले। इसके अलावा एकोनकागुआ पूरे एशिया के बाहर में, एशिया के अंदर में जो है फ्रेंड्स पहली 3 आप लोगों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां है। माउंट एवरेस्ट हो जाए, K2 हो जाए, कांचनजंगा हो जाए, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स सबसे ऊंची चोटी जो आती है ना आप लोगों की, वो एकोनकागुआ आती है। अगर माउंट एवरेस्ट के या हमारे हिमालयन क्षेत्र के बाहर में अगर कोई सबसे ऊंची चोटी है तो एकोनकागुआ, जो कि साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। तो माउंट एकोनकागुआ कहां पर में? दक्षिणी अमेरिका के अंदर में है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों से यह पूछा जा सकता है माउंट एल्ब्रस, ठीक है, माउंट एल्ब्रस कहां पर में है? यूरोप के अंदर में, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, ठीक है, रशिया के अंदर में पड़ती है। रशिया का कौन सा वाला भाग? जो यूरोप में है, क्योंकि यूरोप रशिया जो है कुछ हिस्सा उसका यूरोप में है, कुछ हिस्सा उसका एशिया के अंदर में है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स नीचे में आप लोग यहाँ पर मैं देख पा रहे होंगे माउंट विंसन है, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो ये माउंट विंसन है, जो कि आपकी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन, अब ये आप लोगों के क्वेश्चन आपके हवाले, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हवाले है और मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। मैं चाहे आप लोगों के लिए पोल भी दे देता हूँ, आप लोगों को चाहिए हो तो, ठीक है। अब देखना चाहूंगा मैं कि जब बताने के बाद में कितने बच्चे जो है उसका आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद जो है यहाँ पर में वो है आप लोगों को याद करवाना, ठीक है, सबसे मेन मकसद है आपको याद करवाना। और जितने, जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड 3 मिनट हुए हैं और 1800 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, 1500 के करीब आप लोगों ने लाइक भी कर दिया है। तो ऐसे ही सेशन को आगे भी बढ़ाते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार आप लोगों के लिए जो कोशिश की जा रही है वो सार्थक हो रही है, आप लोग सीखते जा रहे हो चीजें। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, आप लोगों के पोल जो है वो आ रहा है, आप लोगों के आंसर्स कंटिन्यूअसली जो है वो एक बिल्कुल एकदम जो है वो जो रुझान होते हैं इधर उधर होता है वो इस तरीके से हो रहा है आप लोगों का अभी भी, ठीक है, वोट्स आप लोगों के, ठीक है। तो आंसर ऐसे ही करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, आप लोगों का माउंट एकोनकागुआ, अभी आपको बताया कि एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकोनकागुआ है, ठीक है। और वो कहाँ है? साउथ अमेरिका के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ये जो माउंट एकोनकागुआ वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो 3 की जोड़ी ए के साथ लगने वाली है आप लोगों की, और 3 की जोड़ी यहां नहीं लगी है, ठीक है। तो जहां जहां नहीं लगा है उसको एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 3 की जोड़ी सी के साथ लगी है, 3 की जोड़ी सी के साथ लगी हुई है आप लोगों की, 3 की जोड़ी ए के साथ में देखो केवल एक ही जगह पे लगी हुई है, ऐसे आप लोग आंसर लगा सकते थे, ठीक है। अब जब वो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तब भी आप लोग कर पाओगे, उसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे एटलीस्ट, ठीक है। माउंट कोसियास्को,
आपको बताया था माउंट कोसियास्को को जब भी बात आती है आप लोगों की तो आपको याद रखना है ये कहां पर में है आप लोगों का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है माउंट कोसियास्को, ऑस्ट्रेलिया द्वीप का सबसे ऊंचा पॉइंट, ठीक है। तो 4 की जोड़ी जो है वो डी के साथ लगनी है, तो 3 जगह पे 4 की जोड़ी डी के साथ में लगी हुई थी, तो आपका आंसर जो है लगभग, ठीक है, एक तरीके से एक और आपको जो है वो मिल गया कि भाई आपका आंसर, आप सही जगह पे जा रहे हो आपका आंसर के लिए। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें आप लोगों के आंसर्स की, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर में जो है, जैसे साउथ अमेरिका का आपने याद किया ना, बिल्कुल वैसे ही नॉर्थ अमेरिका का भी याद कर लीजिए। माउंट मैकिनले जो है सबसे ऊंची चोटी है नॉर्थ अमेरिका की, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब ये तो मैंने एक आप लोगों को जोड़ियां मिलाने वाला फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया। आप लोगों को बता दूं ये 4 क्वेश्चन के बराबर का जो है एक क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन अपने आप में जोड़ियां मिलाने, मतलब कि टोटल 5 नंबर के बराबर का ये क्वेश्चन है आप लोगों का, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, ठीक है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट एल्ब्रस, ठीक है, माउंट एल्ब्रस रशिया के अंदर में है आप लोगों की, ओके। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। ए की जोड़ी लगने वाली है बी के साथ में, यहां पर में आप देख सकते हो 1 की जोड़ी बी के साथ में लगी हुई है आप लोगों की। सिंपल सी बात है, एक बार जो है मन में एक बार प्लीज इसको रिवाइज करेंगे, हर कोई बच्चा जल्दी से रिवाइज करेगा ताकि उसको याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, ओके। तो ये आप लोगों की एक जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था आप लोगों का, आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को जी। देखिए फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैं ना एक यूराल पर्वत श्रृंखला है, यूराल पर्वत श्रृंखला, आप मुझे बता सकते हो ये कौन से 2 महाद्वीपों को अलग करती है? डायरेक्टली एक क्वेश्चन आप लोगों से, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मैंने आपको मैप के थ्रू भी बता दिया कि यहां पर में यूराल माउंटेन रेंज है, यूराल पर्वत श्रृंखला, वो कौन से 2 महाद्वीपों को अलग करती है ये आप लोग बताइए। और इसके अलावा आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज शाम में 5 बजे जो मिशन यूपी सुपरडेट का जो टेस्ट हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन है, तो आप सभी लोग भी, जितने भी लोग बीपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, टीआरई की एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग भी जरूर आइएगा 5 बजे आज उस वीडियो सॉल्यूशन में। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के काम के भी है, ठीक है। आप लोगों को भी बहुत मदद करेंगे, तो जितने भी लोग देख रहे हैं जो बीपीएससी टीआरई की एग्जाम कर रहे हैं वो भी उस वीडियो सॉल्यूशन के अंदर में जरूर आइएगा, ठीक है। जो आप लोगों के जैसे हिंदी वाले क्वेश्चन है, आप लोगों के लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है आप लोगों के, इसके अलावा आपके जनरल स्टडीज वाले जो क्वेश्चन है, आपके साइंस वाले ईवीएस वाले जो क्वेश्चन है आप लोगों के, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके, वो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे आप लोगों के भी, तो आप लोग भी जरूर आइएगा, ठीक है। तो यूरोप और एशिया के बीच में है आपका यूराल पर्वत श्रृंखला, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, ठीक है, कौन सा वाला नेचुरल फाइबर है इनमें से बताना है आप लोगों ने, नाइलॉन, जूट, एक्रिलिक, रेयन। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के यहां पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिए फ्रेंड्स नाइलॉन, ठीक है, क्या ये प्राकृतिक है, नेचुरल फाइबर है? नहीं, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स, सिंथेटिक है, सिंथेटिक, ओके। मानव निर्मित है, मैन मेड है, इसको आप लोग मैन मेड या सिंथेटिक बोल सकते हो, मैन मेड, ठीक है, मैन मेड है। और इवन आप लोगों को बता दूं कि पहला सिंथेटिक फाइबर, एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, पहला सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट सिंथेटिक या फिर जो है आप लोगों का मानव निर्मित, ठीक है, आपका जो फाइबर था, जो रेशा था या धागा था, वो कौन सा था? वो नायलॉन था, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर आप लोगों का, ये भी आप लोगों को याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जूट आपको पता है फ्रेंड नेचुरल है, ठीक है, ये जूट का जो पौधा होता है ना, उसका जो तना है उससे जूट का रेशा बनता है, इसको जो है आप लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हो, ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से उगता है। एक्रिलिक, रेयन, ये दोनों भी क्या है आप लोगों के जो है सिंथेटिक है, मतलब कि लैब में बनाए गए हैं, बाद में उसका निर्माण किया गया है, ना कि प्राकृतिक रूप से ये अवेलेबल था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कॉटन हो जाए, जूट हो जाए, ये आप लोगों के क्या है, नेचुरल फाइबर है, ठीक है। वूल हो जाए, सिल्क हो जाए, ठीक है, वूल मतलब जो आपका ऊन होता है, सिल्क हो जाए आप लोगों का, रेशम का धागा जो है वो आपका नेचुरल फाइबर है आप लोगों के, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें नायलॉन की, एक्रिलिक, रेयन, ये सब आप लोगों के क्या है, सिंथेटिक, मैन मेड, मानव निर्मित जो है आप लोगों के रेशे है, ठीक है। नायलॉन इवन जो है फ्रेंड, नायलॉन के बारे में तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि पहला सिंथेटिक फाइबर था, पहला मानव निर्मित जो है फाइबर या धागा कौन सा था, नायलॉन था, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो ये भी आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी मैं आप लोगों को उसकी तरफ में भी लेके चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला गया है आपका कि भाई फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका प्रेसिडेंट के द्वारा कितने सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है। जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी लोग एक बार। इसके लिए मैं जो है आपका 30 सेकंड के अंदर मैं आप लोगों को पोल भी दे देता हूँ, और ये पोल को हम लोग केवल जो है वो 20 सेकंड के लिए रखेंगे लाइव, ताकि जो है आप लोगों का आंसर जल्दी से जल्दी आ सके। चलिए पोल भी आप लोगों की तरफ में जा चुका है, जल्दी से बता दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है आपका, वो वित्त आयोग जो है वो कितने इसके लिए, अच्छा यहाँ पर मैं पोल जो है वो जा नहीं रहा है, एन एरर ऑकर्ड बता रहा है यहाँ पर में, ठीक है। आई थिंक एक पोल पहले से आपका चल रहा है इस वजह से जी। ओके तो आप लोगों ने आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में लगा दिए है। फाइनेंस कमीशन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और इसको हर 5 साल के लिए जो है वो नियुक्त किया जाता है। इसका आर्टिकल आप लोग बता दोगे ताकि आप लोगों की एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो हर 5 साल के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसकी नियुक्ति की जाती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, हर 5 साल के अंदर में। आर्टिकल जो है फाइनेंस कमीशन का वो है 280, आर्टिकल नंबर 280, ठीक है। अभी हमारे भारत के अंदर में कौन से नंबर के फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। हाल ही में एक नए फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, वो कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन है, उसके अध्यक्ष कौन है, ये दोनों पॉइंट आप बताइए। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो है वो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन, और अरविंद पनगाड़िया जी जो है उसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन बना है, फाइनेंस कमीशन, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। अरविंद पनगाड़िया, अरविंद, ठीक है, पनगाड़िया, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है आप लोगों का क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, बेसिकली फाइनेंस कमीशन करता क्या है। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये टैक्स अमाउंट जो होता है ना, टैक्स का जो पैसा होता है, सरकारी पैसा जो आप लोग टैक्स देते हो, केंद्र सरकार जो पैसा वसूलती है, उसमें उस पैसे को केंद्र सरकार, कितना पैसा केंद्र सरकार रखेंगी, कितना पैसा राज्यों को दे देंगी, ये फैसला करता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक ऐसा ही आप लोगों का होता है राज्य वित्त आयोग, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग भी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता होगा बताओ जल्दी से, राज्य वित्त आयोग, आप लोग बताओ, चलो एक एजुकेटेड गेस तो लगाओ आप लोग। राज्य वित्त आयोग की जो है वो 5 साल के लिए होती है इसकी नियुक्ति भी, इसकी नियुक्ति कौन करता होगा, एक एजुकेटेड गेस तो आप लोग लगा ही सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में आर्टिकल भी आया हुआ है राज्य वित्त आयोग का, तो वो भी आप लोगों से बन सकता है। तो बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए 2900 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 1800 1900 से ज्यादा आप लोगों ने अब लाइक भी कर दिया फ्रेंड, मैंने बोलते बोलते 1900 भी आप लोगों ने क्रॉस कर दिया है। चलिए जल्दी जल्दी से जो है आप लोग लाइक भी करते रहेंगे सेशन को। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों की राज्य वित्त आयोग की, तो इसका आर्टिकल है 243I, ठीक है, 243I है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए जल्दी से, ठीक है, जो है अभी बिहार के अंदर में कौन राज्यपाल है प्रेजेंट में, क्योंकि मैंने एक चीज आप लोगों को देखी कि कई सारे बच्चे हैं जिन लोगों को यही नहीं पता कि भाई अभी राज्यपाल कौन से है करके, ठीक है, कई सारे बच्चे को ये नहीं पता रहता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनको बिहार के राज्यपाल का नाम नहीं पता। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो क्या है, बिहार के अभी राज्यपाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग जो है दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप, दोनों के ऊपर में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। द आर्टिक होम इन द वेदास नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। आर्टिक होम इन द वेदास, 2000 प्लस लाइक्स, 3000 प्लस बच्चा वॉचिंग 13 मिनट के अंदर में, गजब। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को से बात करूं कि द आर्टिक होम इन द वेदास, ठीक है, और इन्होंने ही जो है एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गीता रहस्य, गीता रहस्य। अभी तो आप लोग बता सकते हो कम से कम, ठीक है,
गीता रहस्य भी इन्होंने ही लिखी है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। ठीक है, गीता रहस्य और आर्टिक होम टू द वेदास। देखो इसका मतलब क्या है, आर्टिक होम इन द वेदास का मतलब है यहाँ पर में कि भाई जो वैदिक लोग थे वो कहाँ से आए थे, आर्कटिक रीजन से आए थे। आर्कटिक रीजन कहाँ पर में आपका, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा भारत है मान लीजिए, यहाँ पर में इधर में रशिया उशिया है, इधर में आर्कटिक रीजन है, तो वहां से आए थे वैदिक लोग, ठीक है, माइग्रेट होकर भारत के अंदर में, ऐसा इनका मानना है। ओके, तो ये दो पुस्तकें आप लोगों को दिखा रहा हूँ, द आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पुस्तकें हैं जो आप लोगों ने याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने लिखी थी। नाउ फ्रेंड्स, दो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज उसको याद रखना आप लोग। ठीक है, दो न्यूज़पेपर है, केसरी, केसरी और मराठा। अब आप लोगों में से कई सारे लोगों को ये चीज पता होगी कि ये न्यूज़पेपर जो है वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो अब आप बता दिए केसरी कौन सी भाषा में और मराठा कौन सी भाषा में। ठीक है, तो केसरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का लिखा गया था आप लोगों का मराठी भाषा के अंदर में, मराठी। ठीक है, और मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में। अब मैं आप लोगों से एक बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो कि DSSB के एग्जाम के अंदर में भी आया था। ठीक है, कि भाई ये अखबार कौन से साल में, ईयर कौन सा था, जल्दी बताइए आप लोग, कौन से ईयर के अंदर में जो है इनको निकाला गया था। ठीक है, ये अखबारों को आप बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, कौन सा साल था जिसके अंदर में ये अखबार निकाले गए थे, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा। कई सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कम से कम, एटलीस्ट ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कम से कम। और मैं फिर से बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए फ्रेंड्स शाम में 5 बजे जो है वो यूपी की जो सुपर टेट की हमने मिनी मॉक टेस्ट ली थी, अभी 12 बजे लाइव टेस्ट, ठीक है, उसका वीडियो, लाइव वीडियो सोल्यूशन है 5 बजे। आप लोग भी आइए क्योंकि आप लोगों को भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने के लिए मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है 5 बजे एग्जैक्ट आ जाओगे और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा उसमें से। चलिए, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का 1881। ठीक है, 1881 DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि निम्न में से लंदन में कर्जन वाइली की किसने गोली मारकर हत्या की थी। ठीक है, बताइए। ठीक है, कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी लंदन के अंदर में जो है फ्रेंड्स, उन्होंने गोली मार दी थी। ठीक है, 1 जुलाई, ठीक है, 1909 की बात है ये। ठीक है, और 17 अगस्त 1909 को जो है यहाँ पर में उनको जो है मौत की सज़ा भी दे दी गई थी। 17 अगस्त 1909 को ही बहुत आनंद फानंद में जो है फ्रेंड्स, ठीक है, उनको वहीं पे लंदन के अंदर में ही उन लोगों को, उनको जो है फ्रेंड्स जेल में डालकर मौत की सज़ा भी दे दी गई। चलिए, बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का मदन लाल ढींगरा। जितने भी लोग उधम सिंह आंसर लगा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह जो थे उन्होंने जनरल जो है यहाँ पर में जो डायर थे, ठीक है, माइकल ओ ड्वेयर, ठीक है, उनको मारा था। जनरल डायर जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो 1926 में अपने आप मर गए थे। माइकल ओ ड्वेयर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय में 1919 में। तो 1940 में जाकर जो है उनको मार दिया था उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने। ठीक है, किसको मारा था सरदार उधम सिंह ने? माइकल ओ ड्वेयर को। ठीक है, माइकल ओ ड्वेयर को मारा था उन्होंने, ड्वेयर। ठीक है, ड्वेयर, डायर नहीं, माइकल ओ ड्वेयर, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर। और कब मारा था ये? उन्होंने मारा था फ्रेंड्स 1940 के अंदर में, लंदन के अंदर में। लेकिन यहाँ पर मैं बात हो रही है लंदन में कर्जन वाइली को किसने मारा था, और ये घटना हुई थी 1909 के अंदर में। तो ये थे मदन लाल ढींगरा। ठीक है, मदन लाल ढींगरा, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना आप लोग। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का एक जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला जो आप लोगों ने याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे आप सभी लोग। बाकी जो है फ्रेंड्स, एक और आप लोगों का जो है क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ठीक है, इसको भी आप लोग प्लीज एक बार कोशिश कीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। चापेकर बंधुओं का कौन से वाले केस से लेना देना है? भारत के क्रांतिकारी थे दोनों, ये भी बता दीजिए आप लोग। चापेकर बंधु जो है, ठीक है, इनका किस चीज से लेना देना था?
ठीक है, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, ठीक है, ये सब भाई थे, ठीक है। और दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर जो थे, इन्होंने जो है फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, एक जो है आपका प्लेग कमीशन बना था, उसके अगेंस्ट में किसको मारा था ये आप लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है। चलिए मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूं, जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं वो चापेकर बंधुओं के बारे में भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये वाला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, विच इज द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, इनर प्लैनेट क्या होता है, आउटर प्लैनेट क्या होता है, तो अगर मैं यहां पर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और उसके पास के जो पहले 4 ग्रह है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, और ये मंगल ग्रह, ठीक है, मार्स आपका, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का, ये है आपका जो मर्क्यूरी मतलब जो है आपका बुध ग्रह, ये वीनस शुक्र ग्रह। तो ये जो है 4 आपके क्या है, अंदरूनी ग्रह है, इनर प्लैनेट। और उसके बाद वाले जो ग्रह है ना, ठीक है, 4 उसके बाद वाले जो 4 ग्रह है, ठीक है, उनको कहा जाता है आप लोगों का आउटर प्लैनेट, ठीक है, इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है, बाकी के जो 4 ग्रह है उनको। ओके, तो आपसे बोला गया कि विच इज द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट। अब वो इनर प्लैनेट होना चाहिए पहली बात तो आप लोग यहाँ पर में देखिए कि जो जुपिटर है, ठीक है, ये है जुपिटर, ये है सैटर्न। तो जुपिटर और सैटर्न जो है वो पहली बात तो इनर प्लैनेट है ही नहीं। मार्स और अर्थ है, ठीक है, इनर प्लैनेट। अंदरूनी ग्रह, आंतरिक ग्रह भी इनको बोला जाता है, इनके बारे में होनी चाहिए। तो ए और बी तो आप लोगों का एलिमिनेट हो गया। मंगल और पृथ्वी, तो फ्रेंड्स हमारे चारों ग्रहों में से जो इनर प्लैनेट है उनमें से हमारी पृथ्वी जो तीसरे नंबर पे, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इनर प्लैनेट है, सबसे बड़ी जो है आंतरिक ग्रह है, ठीक है। चलो अपने इलाके के हम शेर है, ठीक है, इनर प्लैनेट के हमारी पृथ्वी, ये याद रखना है आप लोगों ने। वो बात अलग है कि ये जो बाकी के जो 4 ग्रह है आउटर प्लैनेट, ये हमारी पृथ्वी से बड़े हैं। हमारी पृथ्वी ओवरऑल 8 में से 5वें नंबर पे आती है साइज के मामले में, लेकिन अपने इलाके का जो है वो यहाँ पर में बॉस है। बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोग ये समझ सकते हो कि आपका बिहार में चाहे कितना भी नंबर आया हो, अपने जिले के अंदर में आपने टॉप कर लिया, इस तरीके की चीज़ है आप लोगों की, ठीक है, कि 8 में से 5वें नंबर पे है, लेकिन अपने इलाके में इनर में से सबसे बड़ी है हमारी पृथ्वी। ओके, अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर के ऊपर में, अगर दूरी से सूरज के दूरी के मामले में देखा जाए तो तीसरे नंबर के ऊपर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को चापेकर बंधुओं के बारे में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता रहा था। तो देखिए यहाँ पर में क्या हुआ था कि 1897 के अंदर में, ठीक है, जो चापेकर बंधु थे उन लोगों ने क्या किया था, 1897 के अंदर में जो प्लेग कमीशन था, ठीक है, प्लेग कमीशन के जो अध्यक्ष थे, प्लेग कमीशन के अध्यक्ष, ठीक है, मिस्टर रैंड, ठीक है, मिस्टर रैंड, और उनके एक सहायक थे, ठीक है, जिसका नाम था आयस्टर, ठीक है, आयस्टर, ठीक है, आयस्टर, उनको जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी इन दोनों की, मिस्टर रैंड और आयस्टर। तो चापेकर बंधुओं ने मार दिया था उनको, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये याद रख सकते हो आप लोग। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मार के हत्या कर दी थी। क्यों मारा था, उनका मानना था कि प्लेग कमीशन के जो अध्यक्ष थे मिस्टर रैंड, उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, प्लेग को कंट्रोल करने के तरीका उनका बहुत खराब था, जिससे कि बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियां हुई, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये भी आप लोग याद रख सकते हो। तो मिस्टर आयस्टर को किसने मारा था, मिस्टर रैंड को किसने मारा था, मिस्टर आयस्टर जो है वो मिस्टर रैंड जो कि प्लेग कमीशन के अध्यक्ष थे उनके सहायक थे वो, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पृथ्वी जो है हमारी इनर प्लैनेट की सबसे बड़ी जो है वो है। अच्छा, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के अंदर में एक डिफरेंस ये भी है कि ये जो इनर प्लैनेट है ना आपके, ये रॉक से बने हुए, चट्टान से, ठीक है, चट्टानी ग्रह है। और ये जो ग्रह है इनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है, गैस से बने हुए हैं ये, ठीक है। जो ये आउटर प्लैनेट्स है आप लोगों के, ठीक है, आउटर प्लैनेट्स, इनको जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, जोवियन, ठीक है, जोवियन प्लैनेट, ठीक है, या फिर गैसीय ग्रह, गैसियस, ठीक है, गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है। गैस और तरल पदार्थों से बने हुए आउटर प्लैनेट, इनर प्लैनेट रॉक से बने हुए,
ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं आप लोग, जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, आउटर प्लैनेट्स आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? ठीक है, चेचक का पहला टीका किसने खोजा था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, रोमी रॉय जी, जो है जो हैंडीकैप होते हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा समय जो है वहाँ पर में वो मिलता है। ठीक है, देखिए, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जो चेचक है उसका टीका जो है वो किसने खोजा था, ये आप लोगों को बताना है। तो एडवर्ड जेनर जो है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का टीका जो है वो खोजा था, चेचक। आपको बता दूं कि कई सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हो जाती थी उससे पहले, चेचक से, स्मॉल पॉक्स जो था उससे कई सारे लोगों की मौत हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने इसकी खोज की, छोटी माता भी इसको कहा जाता है आप लोगों का। ठीक है, इस रोग को, ठीक है, विषाणु जनित रोग है आप लोगों का, मतलब वायरस से होता है आप लोगों का। ठीक है, चेचक का, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसकी वजह से होता है आप लोगों को, बुखार आता है, सुस्ती आती है, और हाथ और शरीर के ऊपर में जो है आप लोग देख सकते हो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आपके दाने दाने निकल आते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो ये याद रखना है, वैक्सीनेशन की जो इन्वेंशन है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। इनको फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी या फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है फ्रेंड्स क्या किया था, पहला सफल टीका जो है वो बनाया था, टीकाकरण का जनक। ठीक है, एडवर्ड जेनर, उन्होंने जो है फ्रेंड्स क्या किया आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, जो है उन्होंने, ठीक है, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की जो है वो वैक्सीन बनाई थी उन्होंने, एडवर्ड जेनर ने। बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो पेनिसिलिन थी सबसे पहली एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब आप लोगों का जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। आजकल जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का कंजम्पशन होने के कारण भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन उस समय में ये किसी वरदान से कम नहीं थी कि एंटीबायोटिक का डोज लगा दो, एक टीका लगा दो, बहुत सारे बैक्टीरिया से आप बच जाते थे। पेनिसिलिन थी सबसे पहली एंटीबायोटिक आप लोगों की। ओके, तो ये दो चीज याद रखनी आप लोगों ने, एडवर्ड जेनर फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी, ठीक है, या फिर टीकाकरण का जनक किसको कहा जाता है, ठीक है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स की उन्होंने वैक्सीन का सक्सेसफुल जो है टेस्ट किया था सबसे पहले उन्होंने 1796 में। पेनिसिलिन जो है वो आप लोगों की एंटीबायोटिक है, ये भी याद रख सकते हो आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं, ये आप लोगों का बीपीएससी के एग्जाम में आ चुका वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग, और कौन कौन से वो जिले हैं ये भी आप लोग बता सकते हो मुझे। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कुछ सवाल, ठीक है, कि क्या उन जिलों में से कौन सा वाला, कौन कौन से जिले जो है वो लगते हैं, ये आप लोग मुझे बता देना। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, सिवान क्या लगता है, ठीक है, अररिया, अररिया क्या पटना से लगता है, ठीक है, ठीक है, शेखपुरा, ठीक है, क्या ये लगता है शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा क्या लगता है आप लोगों का, ये आप लोग बता देंगे मुझे। ठीक है, इसके अलावा नालंदा, नालंदा बता दीजिए, क्या नालंदा जो है लगता है बिहार की राजधानी पटना से, बता दीजिए आप सभी लोग। क्या वैशाली लगता है, वैशाली, ठीक है, वैशाली जिला लगता है, आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, एक है आप लोगों का मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर क्या लगता है, मुजफ्फरपुर, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बता नहीं रहा हूँ कि ये लगते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लगता है क्या। ठीक है, कौन सा लगता है कौन सा नहीं लगता है यहाँ पर में। ठीक है, चाहते हो हम लोग इसको 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर भी दे देते हैं, आप लोग बता दीजिए कौन कौन से लगते हैं, कौन से नहीं लगते, ये भी आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, रोमी रॉय जी, इसके ऊपर में जो है ना मैं आपको बता दूं कि जो हैंडीकैप्ड है उन लोगों को तो मिलता ही है। आप कौन से सेंटर पे थे, एक बार ये जो है आपका बता दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिएगा, या फिर आप जो है यहाँ पर में अमाउंट मत वो कीजिए। ठीक है, आप जो है ना एक काम कीजिएगा, नीचे में नंबर जो चल रहा है ना उसके ऊपर में कर दीजिएगा। ठीक है, और वहाँ बोल देना कि सर ने कहा है। ठीक है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कुछ ऐसा है हैंडीकैप वाले बात है और हैंडीकैप का वो कुछ भी है, तो मैं जो है पूरी आपके साथ में हूँ आपकी सहायता के लिए। ठीक है, चाहे अपना खुद का नुकसान करके भी कुछ करना पड़े तो आपके साथ में रहूँगा मैं, तो आप टेंशन ना लीजिए कुछ भी बिल्कुल भी। और प्लीज़ ये मत कीजिए आप, ठीक है, अमाउंट मत, क्योंकि और ये आप वापस ले लीजिएगा प्लीज़। ठीक है,
चलिए, तो बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 9 जिले जो है फ्रेंड्स ये स्पर्श करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। कौन कौन से करते हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पर में भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, ठीक है। यहाँ पर में शेखपुरा आप देख सकते हो, नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल है, ठीक है। तो ये जो जिले हैं फ्रेंड्स ये क्या करते हैं आप लोगों का जो है पटना के साथ में जो है अपनी जो है बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो सिवान अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता, अररिया शेयर नहीं करता, शेखपुरा करता है, नालंदा करता है, वैशाली करता है, मुजफ्फरपुर शेयर नहीं करता। देख सकते हो आप लोग, मुजफ्फरपुर यहाँ पर मैं आप लोगों का नहीं शेयर करता, ठीक है। अररिया तो बहुत दूर है भाई, नहीं करता बिल्कुल भी। और आप लोगों का मैंने और क्या बोला था आप लोगों को, एक और, ठीक है, सिवान, ठीक है, वो भी शेयर नहीं करता, बहुत दूर है आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर जो है फ्रेंड्स ये जिले आप लोगों के जो पटना के साथ में जो है अपना जिले जो है अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो पटना के साथ में अपने इसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखिएगा आप सभी लोग, ओके। और मैं फिर से एक बार बता दूं आपको कि आज 5 बजे जो यूपी सुपर टेट, मिशन यूपी सुपर टेट का जो वीडियो सॉल्यूशन है उस सभी में आप सभी लोग भी आइए, ठीक है। वो आपके भी काम आएगा बिल्कुल, ठीक है। आपको बताना है किस ग्रह की अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाने की अवधि अधिकतम है, ठीक है। जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं किस ग्रह की अपनी धुरी के चारों ओर, मतलब कि धुरी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला समय क्या होता है पता है आपको? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाला समय की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं अपनी खुद की जो धुरी होती है, जो अपना खुद का रोटेशन होता है उसके अराउंड में। मतलब मान लीजिए कि मैं ग्रह हूँ, ठीक है, दानिश ग्रह, ठीक है, मैं अपने धुरी के अराउंड में चक्कर लगा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, जो अपना खुद का एक चक्कर लगा रहे, सूरज के अराउंड नहीं। सूरज के अराउंड चक्कर लगाना इज जस्ट लाइक कि इस तरीके से आप जो चक्कर लगा रहे हो सूरज के अराउंड में, वो आपका रिवॉल्यूशन हो जाता है, रोटेशन, ठीक है, या घूर्णन जो होता है आप लोगों का वो होता है अपने खुद के अराउंड चक्कर लगाना, ठीक है, एक दिन जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। और वो सबसे लंबा समय जो लेता है, ठीक है, वो लेता है वीनस, ठीक है, वीनस शुक्र ग्रह सबसे लंबा समय। कोई गैस कर सकता है कितना समय लेता है, कितने घंटे का समय लेता है वो? ठीक है, कोई बता सकता है कितने घंटे का कितना समय लेता है वो? पृथ्वी के मुकाबले में कितना समय लेता है? और आप लोग जो है फ्रेंड्स एक चीज हैरान हो जाओगे आप सभी लोग, ठीक है, कि उसका एक दिन जो है ना वो 1 साल से भी बड़ा होता है पृथ्वी के। अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी के मुकाबले में देखना है आप लोगों ने, मतलब वीनस के ऊपर में, वीनस जो है सूरज का एक चक्कर पृथ्वी के 225 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, पृथ्वी के 225 दिन में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है, 243 दिन डेज के बराबर। तो आप लोगों ने ये देखा कि इसका 1 साल जो है वो एक दिन से भी छोटा है, मतलब एक दिन जो है वो 1 साल से बड़ा है। आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पर, मैं खुद इमेजिन कीजिए आप लोग यहाँ पर, थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश कीजिए उस चीज को, ठीक है ना। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने थोड़ा सा इसको याद रखना है कि भाई जो वीनस है आपका, ठीक है, वीनस, इसका जो रिवॉल्यूशन है वो 225 दिन में होता है, ठीक है, मतलब कि 1 ईयर जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। और जो रोटेशन 1 डे जो है उसका, ठीक है, 243 दिन के बराबर में होता है पृथ्वी के, ओके। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, आगे में भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बन जाती है इसके भी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के आपको बताना है पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है आप लोगों का ये। तो आपको बताना है कि पहली पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने की थी, और ये हमारी जो है पहली एंटीबायोटिक थी, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, ओके। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, ये भी कई सारे एग्जाम में आ चुका है, पेनिसिलिन थी, ओके। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके पंत वन्य जीव अभयारण्य कौन सा कहां पर में स्थित है, ये बता दीजिए आप सभी लोग जल्दी से। पंत वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है ये भी बता देंगे आप सभी लोग।
चलिए गुड। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें आप लोगों से, ठीक है, तो पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है आप लोगों का ये नालंदा में है। नालंदा में भी जो है फ्रेंड्स पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, इसको राजगीर राजगीर वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य आप लोगों का। आप लोगों को पता है कि टीचिंग परीक्षा के ऐप पर एक वीडियो डाला है आप लोगों के लिए, ठीक है, बिहार नॉलेज के नाम से, ठीक है, एनिमेटेड वीडियो, बहुत बढ़िया सुंदर सा वीडियो। कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो है कल तक एक और उसी तरीके का एक और वीडियो जो है आप लोगों को मिलेगा, जिसके अंदर में हम लोग जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया सुंदर एचडी क्वालिटी के अंदर में बिहार को देखेंगे और बिहार को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा हुआ है वो वीडियो, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पंत वन्यजीव अभयारण्य या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आप लोगों को बताया है। नालंदा के अंदर में है ये, क्योंकि उसके नाम में ही आ गया ना आपका राजगीर, ठीक है। और राजगीर कहाँ है? नालंदा में है। और पंत वन्यजीव अभयारण्य भी उसी को कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं wildbihar.org की वेबसाइट के ऊपर में, तो राजगीर या पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों एक ही चीज़ है आप लोगों की, ठीक है। तो ये याद रखना था आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ओके चलिए, तो ये एक पॉइंट आप लोगों का था, ठीक है। बिहार नॉलेज, अच्छा कहाँ पर मैं देखिए टीम कितनी फास्ट है हमारी, उन्होंने डाल भी दिया ग्लोबल फोल्डर, ठीक है। बिहार नॉलेज नाम से जो एक वीडियो फोल्डर है आप लोगों का आपके कोर्स के अंदर में, ठीक है, उसमें आप जाओगे बिहार नॉलेज के नाम से आपको मिलेगा ये, ठीक है। बिहार नॉलेज के नाम से ये वीडियो, बहुत ही सुंदर सा वीडियो है। आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा उसको, ठीक है। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित प्रश्न को चुनिए, मतलब जो शब्द है उसको चुनने हैं। अगर एम्पियर की जोड़ी इलेक्ट्रिक करंट से लगेंगी तो फैदम की जोड़ी जो है वो किससे लगेंगी, ये बताना था आप लोगों ने। अगर इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, तो फैदम जो है, एम्पियर जो है फ्रेंड्स एक्चुअली आप लोगों का यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट को मापने का यूनिट, तो फैदम किसको मापने का यूनिट है, ठीक है। तो गहराई को मापने का यूनिट है, ये याद रखना है आप लोगों ने। डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई को मापने का यूनिट है फैदम, ठीक है। तो उसकी आंखों की गहराई कितने फैदम थी, अगर बोले कि तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा गहरी है, झील सी गहरी है, तो कितने, वो आप अगर आपके हस्बैंड आपसे बोले तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई कितने फैदम गहरी है, ठीक है, ये बता दो आप। ओके, तो जल की गहराई मापने के लिए फैदम का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूँ, प्लीज इसको याद रखना आप सभी लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एम्पियर में मापा जाता है आप लोगों का। रेजिस्टेंस, जो आप लोगों का प्रतिरोध है, वो किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है, ओम के अंदर में, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो है पावर मापने का यूनिट क्या है। पावर वैट के अंदर में मापते हैं। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी मापने का यूनिट है आप लोगों का, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मापने का यूनिट है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा यहाँ पर में आप देख सकते हो डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, समुद्र की गहराई मापने का, ठीक है, या पानी की गहराई मापने के लिए फैदम का इस्तेमाल आप लोग करते हो, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आप लोगों ने, जितने भी लोग चश्मा इस्तेमाल करते हैं, लेंस इस्तेमाल करते हैं, लेंसेस लगे हुए आप लोगों को, तो डायोप्टर जो होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये पावर ऑफ लेंस, जो लेंसेस है आपके, जो चश्मे हैं, ठीक है, लेंस आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो ना, अलग अलग चीज़ों में लेंस का इस्तेमाल होता है, तो लेंस जो है फ्रेंड्स आपका, उसको मापने का कि कितना पावर का लेंस है ये, ठीक है, कितना पावर का लेंस है, तो उसको एक्चुअली डायोप्टर में मापा जाता है। आप लोगों को नहीं बताते वो चश्मा बनाने वाले, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है नहीं वो उतना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो डायोप्टर में मापा जाता है, उसको ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। डायोप्टर के अंदर में मापते हैं लेंस को। तो कभी आ जाए आप लोगों से तो डायोप्टर किसका यूनिट है, तो पावर ऑफ लेंस, क्योंकि भाई एग्जामिनर जो है वो भी तो चश्मा पहनता होगा शायद, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आजकल तो लगभग बहुत सारे लोगों को चश्मा लगते जा रहा है, एटलीस्ट कम से कम वो कभी कभी तो पहनते ही है चश्मा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना। बाकी और भी जो है फ्रेंड्स इससे ऊपर में रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बताना है कि हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO कहाँ पर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे लेना है रिवीजन बैच? संध्या यादव जी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा, इस वीडियो के नीचे में ही एक लिंक ट्री की लिंक दी गई है, उससे भी ले सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जा सकते हो। टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो, या फिर आप नीचे में जो नंबर चल रहे हैं ना, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी हासिल कर सकते हो। देखिए, तो फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसको हम लोग कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहाँ पर में मिलेगा? रोम के अंदर में। देगी मिर्च का तड़का, रोम रोम पड़का, ठीक है। मिर्च से आप बनाओगे इडली, ठीक है, इडली बनाओगे आप लोग, इडली, और इडली को फिर आप खाओगे, ठीक है। तो रोम इटली, ऐसे याद रख लेना आप सभी लोग, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको यहाँ पर मैं याद भी होगा, जैसे यहाँ पर मैं देखिए कौशल गुप्ता ने भी लिख दिया रोम रोम तड़का देसी मिर्च
क्या बात है, मतलब कुछ भी लिखा लेकिन एटलीस्ट कम से कम उनको याद तो आ गया था। ठीक है, ट्रिक याद आ गई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। ओके, देखते से याद आता है डायरेक्टली आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से जो है एक चीज ये तो पूछ लेगा, ठीक है, कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि यूनाइटेड नेशन का है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर ये कुछ क्वेश्चन पूछ ले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो उसका भी याद हो जाएगा आप लोगों को, फूड से ही देगी मिर्च का तड़का रोम रोम फड़का, ठीक है, इटली रोम के अंदर में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखिए FAO अलग है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अलग चीज है आप लोगों की, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर भी रोम इटली के अंदर में ही है, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने। तो प्यारे प्यारे परीक्षार्थियों, लाइक एंड शेयर सभी लोग करते रहेंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि बेल आइकन आप लोग दबा सके, यही के यही, और जो है आगे में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आते हैं वो आप लोग हासिल कर सके, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम इटली, ठीक है। इटली जो है फ्रेंड्स इसको पुनर्जागरण की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ रिनेसा। पुनर्जागरण मतलब जब बहुत सारे चेंज हुए, पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ा गया, ठीक है। जो प्रसिद्ध कवि दांते थे उन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, और वहीं से जो है ऐसा माना जाता है। डिवाइन कॉमेडी नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, तो दांते ने लिखी थी, ठीक है। एक कवि थे, एक पोएट थे, ठीक है, उन्होंने दांते नाम के, उन्होंने जो है यहाँ पर में डिवाइन कॉमेडी नाम की पुस्तक लिखी, और उसके अंदर से कहा जाता है कि उसके बाद से ही पुनर्जागरण रिनेसा का जो समय है वो इटली के अंदर में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो डिवाइन कॉमेडी नाम की पुस्तक किसने लिखी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। तो दांते के द्वारा लिखी गई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनेगा, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के कोर्स के अंदर में आप लोगों को जो मैंने जो कैपिटल एंड करेंसी वाला जो वीडियो आप लोगों को दिया है उसके अंदर में ये वाली स्लाइड मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। कैपिटल एंड करेंसी में आप लोग सोचिए कि ये भी पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक है, एक टॉपिक के अंदर में कितना हम लोग डिटेल में एक एक अलग अलग तरीके से चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको समझिए आप सभी लोग, ओके। चलिए चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं नेक्स्ट है आप लोगों का ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का मुख्य निर्णय क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का आप लोगों का, और 3000 से ज्यादा आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स लाइक कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को। देखिए गुलशन जी, रिवीजन बैच जो है वो उसके अंदर में जो है आपका पूरा का पूरा जो है वो जो वीडियोस है, ठीक है, वो पुराने वाले और नए वाले दोनों आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और जो फुल कोर्स है उसमें जो फुल कोर्सेज के जो वीडियोस है, ठीक है, रिवीजन बैच, ई बुक्स, 65 पेपर, वो सारा का सारा कुछ अवेलेबल है। तो उसमें बस ये फर्क है दोनों में। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है फ्रेंड्स आप लोगों की कहां पर में हुई थी, ठीक है, अमेरिका के अंदर में हुई थी आप लोगों की, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। यूएसए के अंदर में 1944 में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, 1944 के अंदर में यूएसए के अंदर में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, यूएसए में हुई थी 1944 में। इसमें जो है फ्रेंड्स दो बहनों का जन्म हुआ था, दो बहनों का। कौन थी वो दो बहनें, ठीक है, IMF, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है उस बाद में उसका नाम पड़ा, लेकिन उसका पहले नाम था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो IMF, ठीक है, और IBRD, ये जिसको बाद में जाके वर्ल्ड बैंक भी बोला गया, इनका जन्म हुआ था। तो आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखना आप लोग। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IMF और IBRD, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक बोला गया, उसका जन्म हुआ था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ब्रेटन वुड सिस्टर्स किसको बोलते हैं, KVS के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का एक शिफ्ट में। ब्रेटन वुड सिस्टर्स किसको बोला जाता है, ब्रेटन वुड बहनें, क्योंकि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से इनका जन्म होता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IBRD। अच्छा, इन दोनों के अंदर में एक कॉमन चीज है, इनके हेडक्वार्टर्स एक ही जगह पे है। आपको पता है इनके दोनों के हेडक्वार्टर्स एक ही जगह पे है। कहां पर में है दोनों का हेडक्वार्टर, वॉशिंगटन DC के अंदर में। वेरी गुड, दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC के अंदर में है। ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इस तरीके से हुई थी 1944 में यूएसए के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। चलिए, तो जो फ्रेंड्स आप लोगों का टॉपिक थे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर में इसको जो है विराम लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो है 5 बजे आप लोगों की जो है यूपी सुपर टेट से रिलेटेड जो आपका वीडियो सॉल्यूशन है उसमें आप लोग ज़रूर जुड़िए, जितने भी लोग हैं, ताकि आप लोग भी उन सारी चीज़ों को देख सके। इसके अलावा आपके जो साथी संगी है जो है उनको भी आप बता सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आज उसकी टेस्ट हुई है, हर संडे होंगी 12 बजे, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स उससे जुड़ सकते हो। एक वीडियो है टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, एक वीडियो है आप लोगों का, उसमें उसका टाइटल है कि अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी करें तो इस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने पूरा बताया और उसके नीचे मैं आपको लिंक भी दी है फॉर्म भरने की, तो फॉर्म को भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो
मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में फ्रेंड्स। ठीक है, आगे में आप लोगों की एक बड़ी टेस्ट है वो भी पेंडिंग है, आप लोगों की जो बड़ी वाली टेस्ट हम लोगों ने लेनी है। ठीक है, तो वो भी है। और बाकी जो लोग टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जो है फ्रेंड्स नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, टीचिंग परीक्षा ऐप पर जा सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप लोग जो है फ्रेंड्स नीचे में जो आपके वीडियो के नीचे में एक लिंक दी गई है, ठीक है, लिंक ट्री की, उसके ऊपर में जाकर जो है आप लोग वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका वीडियो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर में नीचे में जाओगे आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर में एक लिंक मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर में आप देखिए ये एक लिंक मिलेंगी लिंक ट्री की, तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें से जो भी कोर्स आपने परचेस करना है 30 सेकंड के अंदर में आप उसको परचेस कर सकते हो और ऐप पर जाकर अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं एक जो पर्सन है रोमी रॉय जी, आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, टीम से। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी पूरी की पूरी जो मदद है, ठीक है, वो की जाएंगी। और जो भी बच्चे हैंडीकैप्ड है और जो भी या कोई भी डिसेबिलिटी या कोई भी दिव्यांगजन है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा टीम को। मैं टीम से कह दूंगा कि बिल्कुल आपकी जहाँ तक भी संभव हो वहाँ पर मैं मदद आपकी की जाए। ठीक है, और टीचिंग परीक्षा आपके साथ में है, इसके अंदर में मैं आपसे ये बात बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।